हेलो दोस्त, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्पीड डिजिटल क्लास में। दोस्त, आज वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लेके आए हैं आप लोग के लिए सत्र 2023-24 में जो बच्चे यूपी बोर्ड एग्जाम का देने जा रहे हैं उनके लिए ये हिंदी का पेपर बिल्कुल हूबहू देखने को मिल सकता है। कुछ बच्चों को बिल्कुल इसमें कम से कम 20 में से 8-10 तो क्वेश्चन देखने को पक्का ही मिल जाएंगे, ठीक है। और कुछ बच्चों को पूरा हूबहू पेपर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए आपका स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन पेपर जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होने वाला है, आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा खासम खास नंबर दिलाने वाला है। तो आइए आपका स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, जैसे आप लोग को पता होता है कि समय रहता है आपका 3 घंटे 15 मिनट, ठीक है भैया। समय कितना रहता है? 3 घंटा 15 मिनट। और पूर्णांक रहता है 70 नंबर का। और निर्देश में पहले आप लोग पढ़ लेना कौन सा क्वेश्चन आपको करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है। उसको स्टार्ट करने से पहले हम बता दें, अपना ओ मार्कशीट अच्छे से भर लीजिएगा। अगर जिन भी बच्चों को मार्कशीट भरना नहीं आता होगा वो अपने कक्ष निरीक्षक जो भी उनके सर होंगे, मैडम होंगी जो उनके साथ, उनसे पूछ के तभी भरिएगा, ठीक है। अन्यथा आप लोग अपने मन से कुछ भी भरिएगा मत। अगर आपको पता है तब भरिएगा, नहीं तो मत भरिएगा, ठीक है। तो ये 20 जो पूर्णांक है ये आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाले हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना, तो ये तो आपके लिए समझो ब्रह्मास्त्र काम करेंगे। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के खोज के लेकर आए हैं जो आप लोग को यूपी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही तगड़ा नंबर दिला के जाने वाले हैं, ठीक है। तो आइए आपका स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि बाबू गुलाब राय जो थे वो किस युग के लेखक थे? तो आपका पहला विकल्प है भारतेंदु युग के, और नंबर 2 है द्विवेदी युग के, नंबर 3 है शुक्ल युग के, और नंबर 4 है शुक्लोत्तर युग के, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि बाबू गुलाब राय जो थे वो किस युग के लेखक थे। तो बाबू गुलाब राय जो जी थे वो आपके थे द्विवेदी युग के लेखक। तो द्विवेदी इज द राइट आंसर, यानी द्विवेदी वाला जो हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अब आपका इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चिंतामणि, ठीक है। चिंतामणि जो है किस विधा की रचना है? तो आपको बताना है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। नंबर 1 दिया है निबंध की, नंबर 2 दिया है कविता की, नंबर 3 दिया है नाटक की, नंबर 4 दिया है कहानी की। तो हम बता दें कि चिंतामणि जिसको लिखा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है, ये जो है आपकी निबंध विधा की रचना है। तो निबंध वाला जो हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो चिंतामणि जो हो जाएगी किसकी रचना हो जाएगी भैया? निबंध पे आधारित जो हो जाएगी आपकी रचना हो जाएगी, ठीक है। अब इसी प्रकार आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गबन। तो गबन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको आपको अपने नोट्स में उतारते चलना है कि गबन किसकी रचना है, ठीक है। तो गबन जो आपकी रचना हो जाएगी भैया, नंबर 1 है मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, निराला और हरि कृष्ण प्रेमी। तो आप सबको पता होगा कि जो गबन है भैया वो होती है आपकी मुंशी प्रेमचंद्र जी। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी इज द राइट आंसर। तो गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र जी की, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं शुक्ल युग की समय अवधि। तो शुक्ल युग की समय अवधि है भैया, उसको आपको बताना है। तो हम बता दें कि जो शुक्ल युग की समय अवधि होती है ना, 1936 से 1943 पहला विकल्प है, 1919 से 1938, 1900 से 1918, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो पहले हम बता दें आप लोग को, एक क्वेश्चन आप लोग अपने नोट करते चलिएगा कि जो शुक्ल युग था, शुक्ल युग के जो निर्माता थे, यानी जो एक प्रकार से कह सकते हो कि शुक्ल युग के जनक, उनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को कहा जाता है शुक्ल युग के जनक, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को शुक्ल युग का जनक कहा जाता था। और इसको जो मनाया जाता है, यानी इसकी जो शुरुआत हुई थी समय अवधि 1900 से आपका 1938, यानी आपका जो हो जाएगा विकल्प बी इज द राइट आंसर, यानी 1900 से 1938 तक शुक्ल युग की जो थी समय अवधि थी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो आपका विकल्प नंबर 1 दिया है जीवनी है, आत्मकथा है, साक्षात्कार या भेंट वार्ता है, या रेखा चित्र है। तो आप लोग को पता होगा कि नीर का निर्माण जो था हरिवंश राय बच्चन जी, जो अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं, उन्होंने लिखा था, ठीक है। और ये जो थी आपकी आत्मकथा विधा पे आधारित थी। तो आत्मकथा जो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो जो आपका हो जाएगा नीर का निर्माण फिर वो किसकी विधा पे है? आत्मकथा विधा पर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। प्रीप्रवास युग की रचना, ठीक है। प्रीप्रवास युग की रचना है। तो प्रीप्रवास किस युग की रचना है उसको आपको बताना है। तो विकल्प जो आपका है, एक है त्रिवेदी युग की, नंबर 2 है भारतेंदु युग की, नंबर 3 है प्रगतिवादी युग की, नंबर 4 है छायावादी युग की, ठीक है। तो हम बता दें भैया कि जो आपकी ये रचना है ना, ये हो जाएगी आपके द्विवेदी युग की रचना है। तो द्विवेदी युग की जो हो जाएगी आपकी रचना कौन सी हो जाएगी भैया? प्री प्रवास। तो कोई पूछेगा प्री प्रवास किस युग की रचना है, तो क्या आप लोग क्या बताओगे? द्विवेदी युग की रचना है। भैया हम बता देना, ये जो आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, समझ सकते हो बिल्कुल ब्रह्मास्त्र काम करने वाला है। अगर आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 देने जा रहे हो और हिंदी में आपको 90+ लेके आना है, 90+ यानी 100 में से अगर 100 मानना है, तो ये बिल्कुल हूबहू आपको पेपर देखने को मिल सकता है। तो इसलिए वीडियो में बने रहिए और अपने और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर करके आएँ, ठीक है दोस्तों।
तो आइए इसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 7वां वाला। मधुशाला किसकी रचना है? ठीक है, मधुशाला किसकी रचना है आपको बताना है। नंबर 1 आपका दिया है रामधारी सिंह दिनकर, नंबर 2 दिया है हरिऔध सिंह, हरिवंश राय बच्चन और सुमित्रा पंत। ठीक है, तो ये जो है आपकी मधुशाला, ये आपकी रचना हो जाएगी हरिवंश राय बच्चन। अभी जो इसके पहले हमने बताया था कि नीड़ का निर्माण फिर और ये मधुशाला, दो चीज़ें आपको अपने नोट्स में उतारते चलना है कि ये जो रचना है आपकी किसके है? हरिवंश राय बच्चन जी की। ठीक है, अब आपका अगला देख लेते हैं, भारत भारती। 8वां क्वेश्चन जो आपका है, भारत भारती किसकी रचना है? ठीक है, नंबर 1 है सिया राम चरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। इसमें से आपको बताना है कि इनमें से किसकी रचना है। तो भारत भारती, इसको आपको नोट्स में बताते चलना भैया, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम कह रहे हैं इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको इसको बताने चलना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोग के लिए। ठीक है, इसको आपको अपने नोट्स में उतारते चलना है किसी भी कीमत पे। अगर आप लोग चाहते हो अच्छा स्कोर करना तो इसको आप लोग को अपने नोट्स में उतारते चलना है। ठीक है, तो हम बता दें कि जो भारत भारती है वो आपकी जो रचना है वो है आपके इनकी क्या नाम है, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, हिंदी के एक महान कवि मैथिली शरण गुप्त जी की जो रचना है वो है भारत भारती। ठीक है, आइए आपका अगला देख लेते हैं इसी प्रकार से, आधुनिक काल कब से कब तक है। ठीक है, तो आधुनिक काल मतलब जो काल इस समय चल रहा है, तो जिसमें अब तक लगा है तो उसको आप लोग विकल्प राइट कर दो। तो किस में लगा है? एक ही ऑप्शन में 1943 से अब तक, तो 1943 से अब तक जो है यह है आधुनिक काल आपका चल रहा है। ठीक है, अब आपका है मतिराम किस युग के लेखक थे? तो नंबर 1 है आधुनिक काल के, नंबर 2 है आपका भक्ति काल आदिकाल के, नंबर 3 है सॉरी भक्ति काल और नंबर 4 है रीतिकाल। ठीक है, तो ये भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला है मतिराम। तो मेरे दोस्त आपसे बस इतनी गुजारिश है कि जहाँ भी बैठिए पेन और कापी कलम के साथ बैठिए और अपने क्वेश्चन को नोट करते चलिए ताकि आपका एक भी नंबर कटने ना पाए। ठीक है, तो मतिराम जी जो हैं ये हैं आपके रीतिकाल के कवि। तो रीतिकाल जो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे पद्य और गद्य मिला के, और बाकी रहने वाला आपका क्या नाम है इससे क्या नाम था, सो क्या, ग्रामर से। ठीक है, हिंदी ग्रामर से आपके रहने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखो हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है, सबसे पहले उसको समझिए। तो हास्य रस में आपको पता है कि ज़्यादा रस नहीं पढ़ना है, तो इसमें जो हो जाएगा आपका हास्य रस का अस्थाई भाव, जैसे किसी चीज़ की हंसी, तो शोक, रति, हास्य, निर्वेद। तो आप लोग को दो ही पढ़ के जाना है बस, हास्य और करुण रस। ठीक है, तो हास्य का अस्थाई भाव होता है हास्य, और करुण जी का जो होता है वो करुण का अस्थाई भाव जो होता है आपका शोक। ठीक है, तो हास्य रस पूछेगा तो अस्थाई भाव क्या हो जाएगा हास्य, और करुण पूछेगा तो उसका क्या हो जाएगा शोक। ठीक है, इस दोनों को आपको अपने नोट्स में उतार लेना है। ठीक है, अब देखो अगला बोला है कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नील मणि शैल पर आपत पर्यो प्रकाश। ठीक है, क्या बोला जा रहा है भैया कि सोहत ओढ़े पीत पर, यानी आप लोग हिंदी का ये कविता है आपका कि श्याम जी जो हैं वो पीली धोती पहने हुए हैं, उनको देख के ऐसा लग रहा है ना कि मानो कि नीलमणि प्रकाश पे जैसे कोई सूर्य निकलता है जिस समय ना, तो वो सूर्य निकलता है तो पहाड़ के जब पीछे से निकलता है तो वो आपके पूरे जगह को प्रकाशमान कर देता है। तो श्री कृष्ण जी पीली धोती पहने हुए ऐसे लग रहा है कि पूरी जगह को क्या कर रहे हैं, प्रकाशमान कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें से आपका कौन सा अलंकार होता है? ठीक है, तो अभी एक नोट आपको नोट अपने तार में चलना है कि अलंकार से ना, ठीक है, अलंकार पहचानने की एक ट्रिक है। ठीक है, अलंकार अलंकार पहचानने की कौन सी ट्रिक है पहले उसको समझ लीजिए। देखो उपमा अलंकार, देखो उपमा अलंकार क्या होता है, जिस वाक्य में सा सी से या योजक चिन्ह, तो आप लोग देख सकते हो कहीं पे सा सी से या योजक चिन्ह मिला नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा उपमा अलंकार, तो होगा नहीं। रूपक में योजक चिन्ह देखने को मिलता है तो योजक चिन्ह नहीं है। अब उत्प्रेक्षम क्या होता है भैया, उत्प्रेक्षम जो होता है ना भैया, उत्प्रेक्षम क्या होता है कि आपका मिल जाएगा मनु मानो जनहु जानो, तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो आपका जो बचा है श्लेष अलंकार, तो श्लेष अलंकार इज द राइट आंसर। उपमा में क्या होता है ना, ध्यान सुनना, आपका मिल जाएगा सा या फिर सी, ठीक है, सा सी से, ये तीन मिल जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इसमें क्या नाम था उपमा में। ठीक है, उत्प्रेक्षा में क्या होता है भैया, उत्प्रेक्षा में होता है मनु मानो जनहु जानो, और रूपक में क्या होता है कि योजक चिन्ह, तो योजक चिन्ह कहीं लगा नहीं है, तो आपका ये लास्ट जो बचेगा ये हो जाएगा श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार इज द राइट आंसर। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो रोला छंद में आपके 3, 2, 4 या 5, तो रोला छंद के साथ जाएंगे हम लोग दूसरे के पास, तो दूसरा इज द राइट आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, आकर्षण शब्द निम्न से किस शब्द उपसर्ग से बना है। आकर्षण तो बी से बनेगा नहीं, क्या कि शुरू, अब सुनो उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग वो होता है भैया जो शुरुआत में जुड़ता है, यानी पहले जुड़ता है, और एक होता है प्रत्यय, प्रत्यय मतलब जो पीछे जुड़ता है, तो जो आगे जुड़ेगा उपसर्ग, जो पीछे जुड़ेगा उसे प्रत्यय। तो आगे मतलब आक, तो आक, तो पहला अक्षर देख लो आ किसमें है, तो आ केवल एक ही विकल्प में है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब अगला देख लेते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो एक बात याद सुनना कि रचना के आधार पर इसमें होते हैं वाक्य के 3 भेद। एक होता है आपका सरल, ठीक है, एक होता है मिश्रित, एक होता है आपका साधारण वाक्य, ठीक है। 3 वाक्य होते हैं आपके रचना के आधार पे, ये हो जाएंगे आपके 3 वाक्य, ठीक है। अब आइए आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीताम्बर, पीताम्बर में कौन सा समास है। तो पीताम्बर में आपको समझना है कर्मधारय, द्वंद्व और बहुव्रीहि तत्पुरुष। तो जो आ जाएगा आपका बहुव्रीहि इज द राइट आंसर। तो जो हो जाएगा आपका पीताम्बर में बहुव्रीहि समास हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है भैया। अब देखो आंसू, आंसू का तत्सम रूप अश्रु, अंशु, आंख, रोना। तो आप लोगों को सबको पता होगा कि आंसू का जो होता है तत्सम रूप क्या होता है भैया, आश्रु, ठीक है। कौन सा विकल्प हो जाएगा, आश्रु, आश्रु इज द राइट आंसर। अब देखो कृतवाच में किसकी प्रधानता होती है। तो वाच कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले उसको समझिए। वाच होते हैं आपके 3 प्रकार के, ठीक है। एक होता है कर्मवाच, एक होता है कृतवाच, एक होता है भाववाच। देखो यहाँ पर दिया है कर्म कर्ता, कर्म की प्रधानता, भाव की प्रधानता, यानी कर्मवाच, कृतवाच और भाववाच। तो कृत मतलब जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है उसे क्या बोलते हैं, कृतवाच। और जिसमें कर्म की प्रधानता होती है उसे क्या बोलते हैं, कर्म की प्रधानता उसे बोलते हैं कर्मवाच। जिसमें भाव की प्रधानता होती है उसे क्या बोलते हैं, भाववाच। तो किसमें किसकी प्रधानता है भैया, आप लोग बताइए जरा, इसमें किसकी प्रधानता है। इसमें प्रधानता है कर्त की, मतलब कर्ता की। तो कर्ता इज द राइट आंसर, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं, ताव्य शब्द में कौन से वचन विभक्ति है। तो ताव्य वचन में है आपका षष्ठी विभक्ति एक वचन, ठीक है, षष्ठी विभक्ति एक वचन, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन जो रहने वाला है भैया, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, क्या पूछा है इसमें देख लीजिए कि सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम क्या होता है भैया, सर्वनाम के पहले समझ लीजिए, मनुष्य, बचपन, वह और इनमें से कोई नहीं। सर्वनाम होता क्या है या सर्वनाम कहते किसे, अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो इसमें देखो मनुष्य क्या होता है, मनुष्य से सभी मनुष्य जाति का बोध होता है। तो ये जो हो जाएगा आपका संज्ञा कैटेगरी में चला जाएगा। बचपन, बचपन से सभी बच्चों की कैटेगरी का बोध हो जाएगा, तो ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। इनमें से कोई तो नहीं होगा ही नहीं। वह हो जाएगा जो आपका सर्वनाम। सर्वनाम मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। सर्वनाम आपके 5 प्रकार के होते हैं, आप लोग पढ़ना चाहते हो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो ये वह हो जाएगा आपका सर्वनाम। और कौन सर्वनाम होगा भैया, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इस तरह आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही समाप्त, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही खोजने के बाद ही आपको वीडियो मिला है, ठीक है। ताकि हमने सोचा कि एग्जाम से पहले बता दें, ताकि बच्चों का जो है 20 क्वेश्चन में से कम 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ठीक है। और अगर आप लोग आगे का क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आगे का क्वेश्चन का एक अलग से वीडियो बना देंगे, ताकि आप लोग का एग्जाम देने से पहले कुछ ना कुछ फायदा हो जाए, ठीक है। देखो हम बच्चे क्या चाहते हैं कि जितने भी हमारे दोस्त प्यारे साथी जो हमसे जुड़े हैं उनका हम कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन करा दें, बस यही टारगेट हम रख के चलते हैं कि जितने भी हमारे बच्चे हैं वो हिंदी में दोस्त साथी कम से कम 100 में से 100 करके आएँ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।